बच्चों क्या हाल है? देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज होती है ये आपको पता लग गया। इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल फ्रॉम एक्स वाई जेड देन कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये जो था ये रिलेशन था डायरेक्शन कोसाइन के लिए। फिर हमने बात करी थी डायरेक्शन रेशियो की, और डायरेक्शन रेशियो में क्या लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। ये तो कोसाइन के साथ रिलेशन था, और ये किसके साथ था? ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो के साथ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन, ताकि अपने फंडामेंटल क्लियर हो जाए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिस टॉपिक का नाम होगा स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए तो अनदर क्वेश्चन, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा with the coordinate axis. If a line make alpha beta gamma angle with the coordinate axis, if alpha plus beta is equal to 90, then find gamma. देखिए इसने क्या कहा है कि जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा बीटा और गामा। तो आपको तो मालूम है इस तरह से लाइन होगी 3D में, और ये लाइन एंगल बना रही है इससे अल्फा, इससे बीटा और इससे गामा। एक कंडीशन दे दी कि अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री 90 डिग्री, राइट। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 90। देन फाइंड गामा, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास क्या रिलेशन था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। अब मैं वैल्यू को कैसे पुट करूंगा? तो देखिए वैल्यू को पुट करने के लिए यहां से आप एक काम कर सकते हैं, ये बीटा लिख ले तो बीटा कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ये हो गया मेरे पास 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या बन गया? देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया? देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा क्या देगा साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये वैल्यू देखिए कितनी हो गई? यस ये वैल्यू 1 हो गई मेरे पास, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या हो गई 0। यस तो यहां से गामा की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी 90। तो सिंपल क्वेश्चन निकला बिल्कुल, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया नहीं लगाया होगा तो ये गड़बड़ हो जाता। तो देखिए हम यही सोचते कि हम वैल्यू को कैसे सोल्व करें, तो सिंपल सा तरीका था, आपको बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ डालनी है। बच्चे लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं से कुछ वैल्यू को उठ पटांग करने की कोशिश करते हैं, नहीं बिल्कुल सिंपल था। बीटा की वैल्यू नहीं थी 90 माइनस अल्फा, और उस बीटा की वैल्यू को मैंने 90 माइनस अल्फा यहाँ डाल दिया, तो मेरे पास क्या बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर कितना 90 माइनस अल्फा। ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1। तो देखिए फटाफट यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई, और गामा की वैल्यू कितनी 90, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए इस तरह का वन अनदर क्वेश्चन। पहले सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आपको प्रैक्टिस होने लग जाए, चीजें समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इफ ए लाइन मेक्स an angle of right pi by 4 with positive direction of each of x axis and y axis, right, then the angle that the line makes
with positive direction of z axis। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में नया क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बस इसके अंदर एक वर्ड को मुझे समझाना था, उस वर्ड की वजह से इस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट करा है, और वो ये है वर्ड मेरे पास पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे जो भी काम करना है वो पॉजिटिव से लेगा इस बार, राइट। आपने पहले कॉस की वैल्यू निकाली थी तो कॉस की 2 वैल्यू आया करती थी, गामा की 2 वैल्यू आया करती थी, लेकिन इस बार जो वैल्यू आपको लेनी है वो केवल और केवल पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि मुझे इसमें मेंशन है। तो देखिए मुझे यहां ऐसा दिया है कि अल्फा π/4 और बीटा π/4, इसने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, गामा मुझे कैलकुलेट करना है। तो cos स्क्वायर π/4 और cos स्क्वायर गामा कितना हो गया 1। तो ये देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर गामा कितना हो गया 1। तो ये कितना जाएगा देखिए 1/4, ये हो गया 1/4 नहीं 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो गामा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी 90। तो ये तो सिंपल ही निकला 90, लेकिन इसमें अगर मेरे पास 2 वैल्यू आती है यहाँ, तो मैं केवल एक ही वैल्यू का अडॉप्ट करता, और वो कौन सी पॉजिटिव वाली। इसका मतलब 90 से कम वाली को अडॉप्ट करता, क्योंकि मुझे कहा गया विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, हल्का सा एक टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कराते हैं, लेकिन पैटर्न यही रखेंगे, चीजें यही रखेंगे। तो क्वेश्चन और बना लेते हैं, देखिए ऐसा लिखना है, ए लाइन मेक्स द सेम एंगल some angle theta with each of x and z axis. If a line makes the some angle theta with each of x and z axis, ये हमें दिया हुआ है। If the angle beta which it makes with y axis, ठीक है, such that sin square beta is equal to 3 sin square theta, ठीक है, then cos square theta इक्वल टू देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। A line makes some angle theta with each of x and z axis, इसका मतलब यहां से अल्फा की वैल्यू थीटा होगी और गामा की वैल्यू थीटा होगी। A line makes the some angle theta with each of x and z axis and the angle beta with such it make with the y axis, इसका मतलब मेरे पास बीटा की वैल्यू बीटा ही है, राइट, y axis। और एक कंडीशन दी है sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा, और वैल्यू पूछिए cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए यहां से स्टार्ट करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, राइट। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना 1। तो यहां से देखिए कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा में इसको ट्रांसफर कर दिया, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया sin स्क्वायर बीटा। तो मैं इसको साइन की फॉर्म में ले आया, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा साइन की फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि यहां से मैं sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, राइट। तो देखिए कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको चेंज मत करें, 10 में नहीं लाना,
हमें आंसर किस में चाहिए, मेन काम ये था। इसका आंसर साइन में भी पूछ सकते थे, इसका आंसर कॉस में भी पूछ सकते हैं, और इसका आंसर टेन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो लेकिन मुझसे उस क्वेश्चन में पूछा जाए कॉस की वजह से, तो कॉस में इसको चेंज कर लूंगा। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको शिफ्ट कर दे तो 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच 3। तो यहाँ से देखिए cos का थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो cos का थीटा इक्वल टू 3/5, और ये मेरा आंसर आ गया। गॉट माय पॉइंट, वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको। क्या करा मैंने, देखिए ये मेरे को दे रखा था सम एंगल थीटा, तो अल्फा की वैल्यू थीटा ले ली, गामा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, थीटा ले ली। अब बीटा की वैल्यू तो बीटा ही है, क्योंकि इसने कहा है कि बीटा एंगल विद किससे, वाई एक्सिस से, तो बीटा की वैल्यू तो मैंने बीटा ले ली, राइट। तो 2 को अब यहां से लगा दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना 1। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो 2 cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू sin स्क्वायर कितना बीटा, sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहां डाल दी, तो सिंपलीफाई हो गया। इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको यहां दे देते कि sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 5 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप चाहे जितने क्वेश्चन बना ले और वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का पैटर्न बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा आप चाहे उस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा, और मेरी वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, राइट। तो ये मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन समझाए। अब आपको उम्मीद करता हूँ थीटा के बारे में समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियो के बारे में समझ में आ गया, किस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, किस तरह से हम रेशियो निकालते हैं, और किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या एक बार डिस्कस करा, देखिए हमारे पास जो a होता है वो होता है x2 माइनस x1, b होता है y2 माइनस y1, और c होता है z2 माइनस z1। इसका मतलब अगर आप मुझे लाइन के दो पॉइंट दे दें x1 y1 और z1, और एक और दे दें x2 y2 और z2, तो मैं इस लाइन के dr निकाल सकता हूं, डायरेक्शन रेशियो, राइट। तो एक मेथड ये हुआ डायरेक्शन रेशियो निकालने का। अगर आप मुझे डायरेक्शन रेशियो दे दें ABC, ये दे दें, तो मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूं, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, L इक्वल टू प्लस माइनस A डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M इक्वल टू प्लस माइनस B डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और n इक्वल टू कितना, प्लस माइनस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिए ये आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना आ गया, किससे, डायरेक्शन रेशियो से। तो आप पॉइंट दे दे तो भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं, पॉइंट देंगे तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे तो उसके बाद अपन ये निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको, किस तरह से अपन को ऑपरेट करना है क्वेश्चन को, और किस तरह से इसको लेके चलना है। एक काम की बात आपको जो समझनी है वो ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए। देखिए उस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना अपन को, ये जो आपको प्लस माइनस साइन उठाने इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन ऐसे बना लिया, मान लीजिए लिखा है 7 3 और 2, ये हो गया A पॉइंट, राइट। ये पॉइंट हो गया B। अब इस B पॉइंट को कुछ अपन ऐसा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं मान लीजिए 4, और इसको ले लेते हैं अपन इसमें 5, राइट। 5 4 5। अब यहां से अगर अपन से पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, A कितना 5 माइनस 7 माइनस 2, B कितना लिखेंगे 4 माइनस 3, ये पॉजिटिव 1 आ रहा है, और C, राइट, ये कितना जाएगा 5 माइनस 2। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास कितना है, देखिए 3 आ गया, राइट। अगर मैं इसको उल्टा लिखता, इसको x1 y1 z1 मानता और इसको x2 y2 z2 मानता, तो मेरे पास क्या थे, ये प्लस का 2 आता, ये माइनस का 1 आता, और ये माइनस का 3 आता, ठीक है। अब यहां से मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, लिखने का तरीका देखिएगा। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस 2, पहले माइनस फिर प्लस कितना 2, इसको कैसे लिखेंगे प्लस माइनस 1, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस प्लस माइनस 3। गॉट माय पॉइंट। इसका ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका मतलब जब आप यहाँ से माइनस लेंगे तो ये प्लस लेंगे और ये प्लस लेंगे, जब यहाँ से प्लस लेंगे तो यहाँ से लेंगे, माइनस लेंगे यहाँ से माइनस लेंगे। अब अगर अपन L निकालें
तो एल को भी किस तरह से लिखने वाले, देखिए प्लस और -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस कितना 9, ये एल हो गया। एम क्या लिखने वाले, एम लिखेंगे प्लस और माइनस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां से माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। अब यहाँ देखिए उल्टा है, तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना 4 प्लस 1 प्लस 9, और ये एन कितना आएगा, देखिए प्लस -3 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, राइट। तो मीनिंग आपको समझना ये था कि जब यहाँ से माइनस उठाएंगे कभी भी कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ से प्लस लेंगे और ये प्लस लेंगे। अगर मैं यहाँ से प्लस लेता हूं तो यहाँ से माइनस लूंगा और यहाँ से माइनस लूंगा, ये मीनिंग आपको समझना है। इस तरह की गलतियां नहीं करें, कुछ बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं, किसी में से किसी को माइनस, एक ही तरह का पैटर्न चलाना है। आप चाहे तो इसको इसमें से माइनस करें, चाहे आप इसको इसमें से माइनस करें, फिर उसके बाद जो साइन कन्वेंशन आना है उसको आप फॉलो करें। बात समझ में आ गई होगी, इस चीज का खास तौर से अपन को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल बताया कैसे डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, किस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। अब हम एक नई चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखाता हूँ 11th क्लास के मेथड से, फिर हम चलेंगे 12th क्लास पे। देखिएगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे अपन 3D के अंदर, और लास्ट में सब चीजें अपन कन्वर्ट करेंगे वेक्टर की फॉर्म में। देखिए, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में कैसे लिखते थे। तो सबसे पहले अपन ऐसे लिखते हैं, देखिए कोई भी चीज लिखते थे, चलिए मैं 11th की साइड चलता हूं, ऐसे लिखते थे। इस लाइन पे जो पॉइंट होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो भी लाइन होती है वो लाइन किससे बनी होती है, यस, लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, इसे बोलते थे अपन वेरिएबल पॉइंट। इसका मतलब एक्स और वाई, ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट का मतलब होता है इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जब आप देखेंगे इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये लाइन बनती जाएगी, राइट। अगर आप इसको समझे ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो 3x + 4y = 7, आपने इसमें x की वैल्यू 1 डाली और ये 1 डाली, तो 1 और 1 डालने पर देखिए ये पॉइंट आया जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे इसमें आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, अब 2 डालेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, तो एक पॉइंट हो रहा है 1/। ऐसे ही आप मिलके इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं इस लाइन पे। तो जो लाइन होती है वो किससे बनी होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो इन इनफाइनाइट पॉइंट में जो मूवमेंट वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम किससे बोलते थे, एक्स और वाई से। ये जो हमारा एक्स और वाई होता है ये इसी बात का इंटीमेशन होता है कि इसमें इसको हमसे पूछे व्हाट्स मीन बाय एक्स एंड वाई, तो आपको क्या मतलब है इस एक्स एंड वाई का। इस एक्स एंड वाई का मतलब होता है कि ये लाइन पे जो पॉइंट है इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट से लाइन बनी। ये ऐसा अपन ने 11th क्लास में डिस्कस करा, और इस पॉइंट का नाम क्या बोलते थे, वेरिएबल पॉइंट बोलते थे, राइट। तो देखिए हम इसको 11th क्लास के मेथड से डिस्कस करके 12th पे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा कोई पॉइंट ले लिया मैंने x और y, ऐसे लिखा करते थे x1 y1, और ये लाइन की इक्वेशन क्या, थीटा। वैसे तो आपको मालूम होगा इस x और y को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते थे, लोकस, राइट। ये लोकस लिखा जाता था। लोकस का मतलब होता था जो मूवमेंट करता था उसे क्या बोलते थे, लोकस। तो इसको ही लोकस बोलते थे, राइट। फिर भी अगर हमको नहीं मालूम तो एक बार फिर समझ लें, एक्स और वाई क्या होता था, लोकस होता था, मूवमेंट करता था। मूवमेंट करने से शेप बनती थी। तो जब मैंने इसको मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में बनाया तो स्ट्रेट लाइन की शेप बन गई। अगर आपने इसको मूवमेंट सर्किल में कराया तो सर्किल की शेप बन जाएगी। मूवमेंट पैराबोला की शेप में कराया तो पैराबोला की शेप बन जाएगी। तो इसके मूवमेंट करने से शेप बनती थी। तो देखिए ये मेरा एक पॉइंट हो गया, यहाँ से ये लाइन तो हो गई, ये हो गया यहाँ पर, ये मेरी लाइन थी कितनी थी, x1, और ये मेरा क्या था, x, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आती थी, ये वैल्यू आती थी x - x1, राइट। और ये वैल्यू क्या आती थी, ये वैल्यू थी y - y1, और ये एंगल थीटा। और ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस अपन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल r, राइट। तो 11th क्लास में कैसे लिखते थे अपन, ऐसे लिखते, देखिए x इसमें लिखते थे अपन इस तरह से कि sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय r, और cos थीटा इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाय r, राइट। sin थीटा इक्वल टू, यहां से अगर मैं इस r को हटा दूंगा, इस r को हटा दूंगा तो देखिए क्या निकल आएगा,
ये मेरे पास इसको इधर भेज दिया, तो r इज इक्वल टू लिखते थे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इस r से लिखते थे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब आप इस r को इक्वल कर देंगे तो देखिए क्या बन गया, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा। और जब आप इसको इधर शिफ्ट करते थे तो क्या बन जाता था ये, यस y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या बना, इससे क्या बनता था साइन थीटा, और इससे क्या बना देखिए कॉस थीटा, राइट। इस r को अगर हटा दें और इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो देखिए हमारा वही फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा। क्या पढ़ते थे, इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा, और ये बन जाएगा x माइनस x1, राइट। अब ये इक्वेशन होती थी हमारे पास 2D में स्ट्रेट लाइन की। अब इस 2D से 3D को कैसे जनरेट करेंगे वो आपको सीखना है, बड़ा आसान है, हम 2D से 3D पहुंच जाएंगे। एक बार बस अगेन दोबारा देखिए, ये हमने यहां से लिखा दिस बाय दिस cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना sin थीटा, और मैंने जब इनको इक्वल करा r से तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती थी स्ट्रेट लाइन की। अब जरा सोचिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसको हम दोबारा यहां से हटा देते हैं और इसको हम लाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए मैंने आपको 3D के बारे में कहा, 3D में जो भी लाइन होती है, अब जरा सोचिए क्या ये 3D में लाइन होगी इस तरह से, तो ये लाइन इस तरह से चल रही है, तो बताइए ये एंगल मेरे पास अल्फा है, तो राइट, तो क्या ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा? नहीं, ये क्या था, बीटा था, राइट। क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था ये लाइन इस तरह से बाहर की तरफ है, अगर इसकी बात करें लाइन बाहर की तरफ है। तो दोबारा देखिएगा एक बार, इस पूरे पिक्चर को हम 3D में लेके चलते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। देखिए इस तरह से लाइन हुआ करती थी, ये लाइन ऐसे है, राइट। अगर इसने इसके साथ एंगल अल्फा बनाया तो इसके साथ ये एंगल कितना बनेगा, बीटा बनेगा, राइट। अगर मैं आपको 3 पेन लेके समझाऊंगा तो ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर ये इसके साथ एंगल अल्फा है, राइट, तो ये एंगल कितना होगा, बीटा होगा, और ये एंगल कितना होगा हमारे पास यहां से गामा होगा। लेकिन अगर मैं इसको 2D में देखूंगा तो मैं ऐसा नजर आएगा। देखिए मैं आपको एक पेन से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको एक बात समझ में आएगी। देखिएगा ये ऐसा था, राइट। यहां से 2D की बात करें तो ये एंगल अगर थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा हुआ करता था 2D में। लेकिन अगर इस आपको ऐसे लेके जाएंगे बाहर, अब बताइए क्या ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? नहीं होगा ना। तो यही बात हमको समझनी है। अगर ये 3D में बात करेंगे, हम एक मान लीजिए एक और ऐसे ले लेते हैं, किस तरह से ले लिया हमने, तो 3D में देखिए आप, तो 3D में अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? नहीं होगा। यही एग्जैक्ट अपन को समझना था। तो देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, तो ये x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा था, इस कॉस थीटा को हमने लिख दिया अल्फा। अब ये हो गया y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस बीटा, ये एंगल होगा बीटा, और ये क्या होगा, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय कॉस गामा। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अगर देखिए इसको छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी आपको। अगर इसमें से आप ये हटा दें तो अब ये पिक्चर किस में चले गई, 2 डायमेंशन में चले गई, 2D में चले गई। दोबारा देखिए अगर मैं इसको हटा दूंगा तो 2 डायमेंशन में चली जाएगी। अगर ये पिक्चर 2 डायमेंशन में चली जाएगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, समझेंगे इसको। अगर ऐसी हो जाएगी तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल जो बीटा था, और ये बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। अगर इसको 2D में ले जाएंगे तो देखिए क्या बन गया, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1, और ये हो जाएगा cos 90 माइनस अल्फा। अगर इसको मैं 2D में ले जाऊंगा तो यहां से देखिए क्या बना, x माइनस x1 बाय cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin अल्फा। तो ये साइन बन जाता था, राइट। था तो ये वहां पर भी कॉस ही, क्योंकि हमने ये बात कही थी कोई भी लाइन हो वो दूसरी लाइन से हमेशा कोस ही एंगल बनाती है। ये साइन क्यों बन गया, ये साइन इसलिए बन गया क्योंकि ये वाला जो एंगल था ये 90 माइनस अल्फा हो गया था किसके अंदर, 2D में। लेकिन 3D में तो ऐसा नहीं है, राइट। 3D में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पेन से भी बना के दिखाया था
तो 3D में तो इस तरह की बात नहीं होनी, ये तो 2D में होनी थी। देखिए आपने ऐसे पकड़ा इसको और ऐसे बनाया, इसको ऐसे लगाया। अगर मेरे पास दोबारा देखिएगा मैंने क्या कहने वाला हूं, देखिए ये पकड़ लिया मैंने ऐसे। अब आप सोचिए ये एंगल अगर एल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस एल्फा तो नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा। और ये कितना होगा, ये गामा होगा। इसका मतलब ये इससे कॉस एंगल बना रही है, इससे क्या बनाएगी, ये कॉस बीटा बनाएगी और ये क्या बनाएगी, कॉस गामा। तभी तो अपन इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ा। अगर मेरे को पहली वाली बात मिल जाती है 11th वाली बात, तो मैं इसको पढ़ता ही क्यों, इसको डिस्कस ही क्यों करता आपके साथ, राइट। तो इसने एंगल बनाया कॉस अल्फा, इसने एंगल बनाया कॉस बीटा, इसने एंगल क्या बनाया, कॉस गामा। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा, देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, राइट। तो 3D में हम इसको कैसे लिख देंगे, या सेम ऐसे लिख देंगे। और मैंने आपसे एक छोटी सी बात और कही थी, अगर आपको याद हो, सिंपल सी बात कही थी, कभी भी आपको 3D से अगर 2D में जाना है, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जाना है, तो एक हटा दीजिए, राइट। और एक हटाने के बाद आप देखेंगे पूरी की पूरी क्या होगी, हमारी 11th क्लास की 2D निकल आएगी। इसका मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, बस एक छोटा सा काम होगा। जो एंगल आप यहाँ लिख देते बीटा, इस बीटा की जगह 90 माइनस थीटा दीजिएगा, और 90 माइनस थीटा लिखते ही अपने आप क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और साइन बनते ही वो tan की पिक्चर चालू हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से जो मैंने आपको समझाई है। तो देखिए इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कितना, cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय cos बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय cos गामा। तो देखिए x माइनस x1 बाय cos अल्फा, y माइनस y1 बाय cos बीटा, और z माइनस z1 बाय cos गामा। ये मेरे लाइन की इक्वेशन हो गई, जिसको मैं और कैसे लिख सकता था, ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय n, और z माइनस z1 बाय n। और इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं वो भी देख लेते हैं। देखिए और किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 बाय, ये l क्या था, l था a बाय r, राइट। तो इसको मैं लिखता हूं a बाय r इजकल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b बाय r इजकल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c बाय r। अगर आप इसको देखें तो रेशियो प्रोपोर्शन से अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो इस r से वाला r कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या बना, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, और z माइनस z1 बाय कितना, c। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए और सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या बनेगा, x माइनस x1 बाय कितना, इस a को क्या लिख सकते हैं, यस इस a को लिखते हैं x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय कितना, z2 माइनस z1। तो मैंने इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन लिखना सीख लिया, मैंने इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन लिखना सीख लिया, और मैंने इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन सीखना सीख लिया। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो मैंने क्या सीखा वो देखिए। अगर हम गौर से देखें इसको, तो इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अगर आप मुझे 2 पॉइंट दे देंगे, x1 y1 और z1, राइट, और x2 y2 और z2, तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा इस तरह से। क्या लिखने वाला हूं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। अगर आप मुझे 2 पॉइंट देंगे तो, राइट। अगर आप मुझे इस तरह समझे कि अगर आप मुझे क्या 2 पॉइंट ना देंगे, 1 पॉइंट दे दें, x1 y1 और z1, और क्या दे दे, डायरेक्शन रेशो ABC, डायरेक्शन रेशो, तो भी मैं लाइन लिख सकता हूं, राइट। अगर आप मुझे 1 पॉइंट दे दें, x1 y1 और z1, और क्या दे दे, L M और N, इसका मतलब BC, तो भी मैं लाइन लिख सकता हूं, ठीक है। वैसे भी सोचिए लाइन को बनाने के लिए क्या चाहिए, आप लाइन को बनाने के लिए एटलीस्ट 1 पॉइंट तो चाहिए, 1 पॉइंट चाहिए, और या तो डायरेक्शन रेशो दीजिए या डायरेक्शन को साइन दीजिए, या फिर मुझे आप 2 पॉइंट दीजिए। अगर आप मुझे ये चीज देते हैं तो मैं लाइन की इक्वेशन को बना सकता हूं। केवल डायरेक्शन रेशो देने से लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि केवल डायरेक्शन रेशो, अगर आपको मैंने डायरेक्शन रेशो दे दिया तो आप क्या होगे, सर ऐसी तो इनफाइनाइट लाइन होगी पैरेलल, जितनी भी पैरेलल लाइन होगी सारी वो सब सेम है, राइट। तो उसमें से बहुत इनफाइनाइट लाइन बनने वाली है। केवल मैं आपको डायरेक्शन को साइन दे दूंगा
तो भी नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट लाइन बनेगी, राइट, क्योंकि वो जितनी भी पैरेलल लाइन होगी वो भी उसी तरह का काम करेगी। तो इसका मतलब उन पैरेलल लाइन में से, उन इनफाइनाइट लाइन में से अगर एक लाइन फिक्स करनी है तो आपको एक पॉइंट भी देना पड़ेगा। इसका मतलब अल्टीमेट आपको हर जगह दो कंडीशन चाहिए लाइन बनाने के लिए। ऐसा ही काम हम 11th क्लास में बोलते थे कि अगर 11th क्लास में क्या कहते थे, अगर लाइन बनानी है आपको तो अपन एक ही बात बोलते थे कि मुझे आप स्लोप दीजिए या पॉइंट दीजिए, या फिर आप मुझे 2 पॉइंट दीजिए। तो इस तरह की भाषा बोला जाती थी, या तो आप मुझे 2 पॉइंट दीजिए तो मैं लाइन बना सकता हूं, या फिर मुझे 1 पॉइंट और स्लोप दीजिए तो मैं लाइन बना सकता हूं। वही बात मैं आपको यहाँ कह रहा हूं कि अगर मुझे लाइन बनानी है तो आप मुझे क्या दीजिए, या तो एक पॉइंट दीजिए या फिर पॉइंट के साथ क्या दीजिए, LMN दीजिए, या फिर आप मुझे पॉइंट देते हैं तो ABC भी दीजिए, या फिर मुझे आप 2 पॉइंट दीजिए। 2 पॉइंट देंगे तो वही बात है, 2 पॉइंट देंगे तो ABC मैं निकाल लूंगा, LMN वो निकाल लूंगा। ठीक है, LMN भी निकाला जा सकता है, ABC भी निकाला जा सकता है, और ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक बार वंस अगेन दोबारा समझते हैं हम रिव्यू कि हमने क्या सीखा, और फिर हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ठीक है, इसका मतलब लाइन बनाने के लिए आपको मैं 2 पॉइंट दे सकता हूं, x1 y1 और z1, राइट, x2 y2 और z2। तो मैं अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। सिंपल बात है, 2 पॉइंट देंगे तो लाइन खींच जाएगी। या फिर आप मुझे क्या देंगे, x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय क्या c। इसका मतलब 1 पॉइंट दे दीजिए x1 y1 और z1, और एक dr दे दीजिए a b और c। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय l, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय m, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय कितना n, कि आप मुझे एक पॉइंट दे दीजिए x1 y1 और z1, और क्या दे दें, l m और n। देखिए, गौर से देखें तो ये चीज सब है, इन दोनों से ये चीज निकाली जा सकती है और इससे ये चीज निकाली सकती है। अगर हम गौर से देखें तो ये एक ही तो बात चल रही है, बस क्वेश्चनों को देने का और सॉल्व करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमने 2 पॉइंट दिए तो आप ABC निकाल सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया। अगर आपने ABC दिया तो LMN निकाल सकते हैं, इसका मतलब तीनों चीज एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को समझेंगे। देखिए, हमसे क्या क्या क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। हमसे कह देंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1 1 1 and 2 5 7. Find the equation of line passing through the point 1 1 1 and 2 5 7. तो मैंने आपको क्या दिया बेटा, 2 पॉइंट दिए। अब 2 पॉइंट दिए तो लाइन निकालेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय कितना, 5 माइनस 1, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय कितना, 7 माइनस 1। देखिए, तो x माइनस 1 बाय 1, y माइनस 1 बाय 4, और z माइनस 1 बाय कितना, 6। ये मेरा आंसर आ गया। अगर गौर से देखें तो ये क्या है, 1 4 6, ये क्या चीज है, dr है इसके। तो ये एक तरह से dr ही तो है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालते हैं अपन, dr ही तो निकाल सकते हैं, राइट। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। एक बच्चे के मन में डाउट आया कि सर मैं इस वाले पॉइंट को ऊपर लिख सकता हूं क्या, इस वाले पॉइंट को ऊपर लिख सकता हूं क्या, यस। तो इन दोनों से आपको जो लाइन की इक्वेशन दिखाई देगी वो दिखने में तो अलग अलग होगी, लेकिन जब इसको आप क्वेश्चन में काम लेंगे या क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उससे जो हमारे आंसर्स आएंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे। मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपके मन में ऐसा डाउट जरूर आएगा कि सर इस वाले पॉइंट को के बजाय मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता तो, यस। तो ये दोनों लाइन आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इससे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे को सेम आंसर निकाल के देगी। गॉट माय पॉइंट। तो आप किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को, कोई सा भी पॉइंट इन दोनों में से, इसको आप ऊपर रख सकते हैं, न्यूमरेटर की तरफ रख सकते हैं।
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले कैलकुलेशन में, यहां आपको जरूर दिखाई देगी अलग अलग। तो कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि मेरे पास आंसर अगर मल्टी करेक्ट है, क्या बोला मैं आपको, मल्टी करेक्ट अगर आंसर हो तो वहां इस तरह की चीजों को काम में लिया जाता है। मल्टी करेक्ट आंसर में, सिंगल करेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल करेक्ट में तो आप देख लेंगे, लेकिन अगर मल्टी करेक्ट आंसर हो, इसका मतलब मोर देन वन आंसर हो जिसके, तो वहां इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड 5, इसको ले लेते हैं 7 और इसको ले लेते हैं अपन 5 7 और 2। 1 2 3 एंड 5 7 एंड 2, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 3। ये वाला पॉइंट काम ले लिया, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 7 माइनस 2 और 2 माइनस 3। तो देखिए क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बाय 4, y माइनस 2 बाय कितना 5 और z माइनस 3 बाय कितना -1। राइट, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम देखें तो इसके dr इस बार ये वाला प्लस का, ये प्लस का और ये किसका आया, माइनस का। ठीक है, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो हो सकता है ये माइनस का आ जाए, ये माइनस का आ जाए और ये प्लस का आ जाए, तो भी नहीं घबराना पर को, तब भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर एक ये भी लिखा जा सकता है, x माइनस 1 बाय कितना -4, y माइनस 2 बाय कितना -5 और z माइनस 3 बाय कितना 1। एक आंसर ये लिखा जा सकता है। एक आंसर हम इसका ये लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना 4, y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 और z माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना -1। एक आंसर ये लिखा जा सकता है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय -4, y माइनस 7 डिवाइडेड बाय -5 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए कितने सारे आंसर हमारे पास बन गए। तो ये सारे आंसर हमारे एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिखने में आपको सारे अलग अलग नजर आ रहे होंगे कि सब अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इनसे आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो सारे ऑलमोस्ट सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात से अपन को नहीं घबराना, मल्टी करेक्ट आंसर में इसको ध्यान देना है। देखिए अब हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं नया। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड having dr direction ratio 2 7 और 9। तो देखिए मुझे क्या क्या दिया, एक तो पॉइंट दिया x1 y1 z1 और x1 y1 z1 जो पॉइंट दिया 1 2 और 3, और एक मुझे a दिया 2 है, b कितना दिया 7 है और c कितना दिया 9। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y माइनस कितना y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9। ये मेरा आंसर आएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट क्या दे रखा हो, डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन अपन फिर नया बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो, ऐसे लिखते हैं 6 10 और 14। 6 10 और 14। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना 14। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना हाउ मच y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये भी मेरे dr हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो, और ये भी मेरे dr हो सकते हैं। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ए लाइन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो, तो इसका मतलब दोनों आंसर ही मेरे क्या है, करेक्ट है। तो दोनों आंसर मेरे करेक्ट है, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या ये डीसी है या dr है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये लाइन के नीचे जो लिखे होते हैं वो डीसी है या dr है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। तो बेटा ये आपके पास तरीका है चेक करने का। आप देखिए क्या इसका स्क्वायर
क्या इसका स्क्वायर और क्या इसका स्क्वायर 1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। अगर डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो 100% उनका स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए, तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस तरह का। देखिए, ऐसे लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इफ दिस लाइन मेक्स 30 degree angle from x axis, 60 degree angle from y axis and 90 degree angle from z axis। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? अगर ऐसा लिखा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 30 इजकल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos 60 इजकल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय cos 90, राइट। तो देखिए, सिंप्लीफाई करने पर क्या बना? x माइनस 1 रूट 3 बाय 2 इजकल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 इजकल टू z माइनस 3 डिवाइड बाय कितना? 0, राइट। तो इस तरह की वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में हो सकती है। बहुत बच्चों के मन में होता है, सर इस तरह का 0 कैसे होगा? ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। तो इस तरह की वैल्यू हो सकती है। गॉट माय पॉइंट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो देखिए क्या बन जाएगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना? रूट 3 इजकल टू y माइनस कितना? 2 डिवाइडेड बाय 1 इजकल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0। तो देखिए, अगर ये पिक्चर ऐसी ही यहां बनी हुई है तो इस केस में तो ये क्या है? L, M और N है। कैसे? इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 3/4, 1/4 और ये 0 तो 1 आ जाएगा। तो यहां ये L, M, N है। लेकिन आपने जब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अगर मैं L, M, N को सिंप्लीफाई कर दूं तो बेटा बाद में क्या बन जाएंगे? A, B और C। कैसे बन जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि A बाय R, B बाय R और C बाय R। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें रेशियो प्रोपोर्शन से तो ये क्या बन जाते हैं? ABC, जो कि आपको यहां नजर आ रहे हैं। देखिए, अब ये पूछा जाए कि सर ये क्या है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये क्या हो गया? ये A हो गया रूट 3, B हो गया 1 और C कितना हो गया? 0। क्योंकि अब इनका स्क्वायर करने पर, ऐड करने पर वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो इस केस में ये DR हो गए, राइट। ये DR है और ये क्या है? DC है, डायरेक्शन कोसाइन। आपको मैंने डायरेक्शन कोसाइन से बनाना सिखाया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है और ये डायरेक्शन क्या बन गए? रेशियो बन गए। तो ध्यान रखिएगा, लाइन के डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? अगर उनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आता है तब तो वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। और अगर स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 नहीं आता तो वो बेटा डायरेक्शन रेशियो है। ये हमको समझ में आ गया, ठीक है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस बात को लेके कि सर ये डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। इसका आइडिया आप खुद लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास चेक करने का मेथड मौजूद है। अगर वो डायरेक्शन कोसाइन है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। अदरवाइज वो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ये आपको लाइन बनाना आ गया, लाइन के बारे में चलाना आ गया। लाइन कैसे बनाते हैं, एंगल दे रखे हो तो कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तो कैसे बनाते हैं, और कोसाइन दे रखे हैं तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को हम यूज करना सीखेंगे और लाइन को हम कैसे काम में लेंगे देखते हैं। आइए, कितनी देर